राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को सादर वंदन, अभिनंदन। साथियों, परम सौभाग्य की बात है कि यह ऐसी पार्टी है जिसने भारत में राम राज्य लाने की परिकल्पना की है और दधीच के रूप में सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अलंकार अग्निहोत्री जी बलिदान दे करके साबित भी उन्होंने कर दिया है। और शायद ऐसा बलिदान और त्याग इस पृथ्वी पर किसी के लिए संभव न हो, ये 100% सत्य है। उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं यह कतई नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा बलिदान करें, परंतु कम से कम आंशिक बलिदान आवश्यक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और स्वर्ग के जैसे यह अपनी जन्मभूमि भारत माता हम सब के लिए परम आदरणीय है। और जब मैं भारत माता कहता हूँ तो जितने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, रसिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, चाइना, भूटान इत्यादि इत्यादि, बांग्लादेश जब भी हमसे पृथक हुए, इसी तरह से जो हमने राजनेता और राजनीति दोनों से हम नफ़रत करने लगे और हम गुलाम हुए। जब इसकी खोज करते हैं तो पता लगा कि सबसे लेटेस्ट जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त, अशोक हुए, द ग्रेट, महान जिनको कहा जाता है। और जब उन्होंने चाणक्य का कहना मानना बंद करके अपने हथियार रख करके और रक्षा हेतु किसी भी प्रकार का युद्ध न करने की ठान ली और बुद्ध बन गए। नतीजा ये हुआ कि डर ख़त्म हुआ, भय बिन होय न प्रीति समाप्त हो गई। जैसे कि आप बॉर्डर को खाली छोड़ दीजिए, छोड़ो यार सब मानव हैं, तो आपका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। आप अपने घर की सुरक्षा छोड़ दीजिए, सब अपने मनुष्य ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपकी तिजोरी सहित से लेकर के माताओं बहनों पर भी कब्जा हो जाएगा और आप मूक दर्शक मात्र रहेंगे तथा आरोप प्रत्यारोप वर्तमान की समय की तरह लगाते रहेंगे। अब यूँ तो हमारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनेता भी हैं, और हमेशा हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि सरकारें बचाने के लिए खाली खरीद फरोख्त मान मनव्वल चलता रहता है। और मूर्खता की पराकाष्ठा तो तब होती है, ये नहीं देखा जाता कि यह नेता कितनी समाज सेवा पहले किया है, क्या फ़ौज में जाकर इसने बॉर्डर पर ड्यूटी करी है, योग्यता की कोई परिसीमन नहीं है। पता चले गए फला दलित है, ये बहुत गरीब है, इसकी जाति के इतने लोग रहते हैं। तो अगर किसी भी देश में इस आधार पर आप आईएएस बना दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, तो फिर केवल और केवल विनाश विनाश विनाश। क्योंकि शास्त्र कहता है कोई भी राज्य, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, जब मैं रामचरितमानस देख रहा था रामानंद सागर की, तो उस समय यह सुना था कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत मिला और उसको बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और समस्त दैत्यों ने कहा कि हे देवी आप ही निर्णय लो। तो उन्होंने एक बात कही कि हे ऋषि पुत्रों, आप लोग बड़े शिक्षित और वैज्ञानिक के संतान हैं, आप जानते हैं कि वह राज्य 4 परिस्थितियों में नष्ट होता है। नंबर 1, जहाँ की मुखिया प्रधान महिला हो। नंबर 2, जहाँ का मुखिया योग्य न हो। नंबर 3, जहाँ सारे लोग मुखिया हों। और नंबर 4, जहाँ कोई मुखिया न हो। ये उनसे सुना कभी, तो ये पाया कि अक्सर देखा गया ये सारी चीज़ें आजकल समस्त, चूँकि लोकतंत्र है अर्थात लोगों का शासन है, लोगों की समझदारी से चल रहा है देश, तो इस लोकतंत्र में योग्यता का कोई मूल्य नहीं रह गया है। कौन मंत्री जी कितना योग्य होंगे, कितना अच्छा भाषण देते हैं, कितना लोग उनकी बातों को मानते हैं। और नतीजा इसीलिए है कि देश गुलाम बना, कितने सालों तक गुलाम रहा। और आज जितने भी
धर्म ग्रंथों में लिखा है भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, जो वो गांव ना तो भारत के नक्शे पर है ना दुनिया के किसी नक्शे पर है। और जब ऐतिहासिक तथ्य खोजते हैं तो पता चलता है प्रैक्टिकली, जब अब डॉक्टर अश्विनी कुमार उपाध्याय जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि कब कब किस मुग़ल शासक द्वारा इन स्थानों का नाम योजनाबद्ध तरीके से बदला गया, जिसे आज हमारा कोई भी बच्चा पढ़ता है तो बोलता है भैया ये सब। यहाँ तक कि मैंने अवध ओझा जी की भी बातें सुनी कि यार जापान, रसिया, ब्रिटेन, चाइना में पढ़ाया जाता है इतिहास, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, हमने किसको कब कब आक्रमण किया, लेकिन हमारे भारत में लवणासुर ने किसको मारा, लवणासुर को कौन मारा, महाभारत हुआ, इत्यादि बातें उन्होंने कही जिसका कोई तथ्य नहीं। तो उनकी गलती नहीं, वो इसलिए कह रहे, इतने पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद भी कह रहे, और जिसका सारे प्रश्नों का यह उत्तर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर अश्विनी कुमार उपाध्याय जी के प्रश्नों में है। तो आइए हम सब संकल्प लें। सर्वप्रथम है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। अगर हमारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी आएगी तो क्या करेगी, अभी समय है। समस्त कार्यकर्तागण से निवेदन है, एक एक जो समस्याएं हैं इनके उपाय क्या है, इन पर सुझाव आप सब तैयार करना शुरू करें। जैसे एक छोटा सा सुझाव और उपाय, वर्तमान समय की समस्या आपने देखा, इतना पैसा लगा कर के रोड, बिल्डिंग निर्माण इत्यादि होता है, परंतु वो बनते बनते टूट जाती है और एक बारिश भी झेल नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए उपाय है अध्यादेश ला करके वारंटी पीरियड तय करना, काम खत्म। इसी तरह से बाकी अन्य समस्याओं पर विचार करें। और आप सब सभी पदाधिकारीगण हफ्ते में एक दिन कितने लोगों को आपने तैयार किया इस पार्टी में आने के लिए और क्यों तैयार किया, क्या बता करके तैयार किया। और जब हम चुनाव में उतरेंगे हमारी पार्टी, तो उससे पहले सभी साथियों द्वारा अनुमोदित आम जनमानस से चर्चा करके, उन पर थोपा न जाए, आम जनमानस से चर्चा करके यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी हमारे देश की ये चाहती है कि जो सड़क गांव के चक्रोट से लेकर दिल्ली तक अगर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य सरकारी व्यवस्था से हो तो उसका वारंटी कार्ड ज़रूर बने। फिर चाहे वो बोला इस सड़क की वारंटी 3 साल है, 5 साल है, जितना संभव हो। और जहाँ जहाँ की जलवायु और पृथ्वी की मिट्टी को देखते हुए, इससे क्या होगा कि फिर ये समस्या आए दिन की ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से जैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था वाली समस्या है, अब सरकारी अस्पताल में व्यवस्था पूरी न मिलने की वजह से व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, परंतु जो दवाइयाँ होती हैं वो हाई ब्रांडेड की लिख करके उनके दाम ज़्यादा वसूले जाते हैं, मरीज़ परेशान हो जाता है। तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसका एक ही विकल्प है कि समूचे जितने भी चिकित्सा व्यवस्था है, किसी भी मर्ज की दवा केवल और केवल सरकार तय करेगी। और जितने मूल्य की सरकारी हॉस्पिटल में एमआरपी के साथ खरीदी गई है, मान लो उदाहरण, बुखार आया किसी को, उसको पैरासीटामोल दिया गया। अब अगर पैरासीटामोल जो जिला अस्पताल में 10 रुपए के एक पत्ता सरकार द्वारा खरीदा गया है, तो भारत के किसी भी अस्पताल में उसकी कीमत 10 रुपये ही वसूल की जाएगी। जिला अस्पताल में आप भर्ती रहते हैं, इलाज के दौरान सब चीज़ का जो बिल बनेगा, तो उतने दिन उसी बीमारी में आप भारत के किसी भी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बिल उतना ही बनेगा। यह अध्यादेश अर्थात चिकित्सा की सारी समस्या खत्म। आपकी रोड और कंस्ट्रक्शन की समस्या खत्म हो गई, चिकित्सा की सारी समस्या खत्म हो गई। अब सबसे बड़ी लूट तंत्र शिक्षा। शिक्षा में अगर या तो स्कूल चलाओ, कोचिंग बंद कर दो, और या तो कोचिंग चलाओ, स्कूल बंद कर दो। जो ये ठगहारी चल रही तत्काल प्रभाव से बंद करके समूचे देश में एक शिक्षा पद्धति लागू करना तथा किताबों को बदला कतई न जाना। वही किताब को एक भाई पढ़ेगा, दूसरा भाई पढ़ेगा, तीसरा भाई पढ़ेगा, चौथा भाई पढ़ेगा। क्यों? अगर आप किताब में जो इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास नहीं बदल रहे हो तो किताबें काहे बार बार बदल देते हो, ताकि लोगों पर बोझ ना पड़े।
तो इस तरह से शिक्षा पद्धति में यह नियम होना चाहिए कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जिस मानक के अध्यापक वहाँ हैं, प्राइवेट स्कूल में भी वही मानक के अध्यापक रखे जाएं, तथा जो कॉपी किताब सरकारी में चल रही वही प्राइवेट में भी चले। इसके अलावा जितनी फीस सरकार ने सरकारी विद्यालय में तय कर रखा है उतनी ही फीस प्राइवेट विद्यालयों स्कूलों में रखा जाए, तथा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों में होता है उतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी विद्यालय में हो। हाँ, इसमें बहुत ध्यान देने वाली एक बात, नोट, इसको फिर बोलता हूँ NOTE, नोट। सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल का पढ़ा लिखा हर विद्यार्थी PhD कर ले किसी चीज़ में, इतिहास में, भूगोल में, गणित में, विज्ञान में, उससे पूछ लो आलू कैसे लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, 1 बीघे में कितने आलू का बीज चाहिए, कौन से मौसम में लगेगी, और पैदा हो करके किसान से 10 रुपये किलो खरीद करके और उसी किसान को उसी के देश में 10,000 रुपये किलो चिप्स बनाकर बेच दी जाती है। इसका क्या समाधान है? तो वो PhD का छात्र बोलेगा आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ये पढ़ाया नहीं गया है, मुझे प्रोफेसर बनना है, इस बेवकूफ़ी से मुझे क्या लेना देना। ये मूर्खता। जब भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कर्म प्रधान देश है, तो समूची शिक्षा व्यवस्था में प्रैक्टिकल लागू करना, जैसे हर एक विद्यालय में खेती की सुविधा हो, मास्टर्स, टीचर, और मैं तो बोलता हूँ भारत के हर विभाग में खेती की व्यवस्था हो। कोई भी कार्यालय होगा, हर कार्यालय के पास 5 एकड़ खेती की व्यवस्था होगी। वहाँ पर मौसम के अनुसार फसलों का उत्पादन किया जाएगा और हर कर्मचारी श्रमदान के रूप में खेती में अपना योगदान देगा, प्रतिदिन 1 घंटा शारीरिक व्यायाम के तौर पर। इससे क्या होगा? समूचे कृषि प्रधान देश में समूचे भारतवासी को खेती से प्रेम भी होगा, लगाव भी होगा, और हर व्यक्ति खेती करने में शर्म नहीं करेगा। धान लगाने के लिए जब उसमें, मैं तो बोलता हूँ ऐसी व्यवस्था बने, ये व्यवस्था जब हो जाएगी तो जैसे आपने देखा एक फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल खेलने के लिए दौड़ के कूदता है, वैसे भारत का हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी धान लगते समय रास्ते से पैंट शर्ट उतार करके और बढ़िया फर्स्ट क्लास कूद के बेरन उखाड़ना शुरू कर देगा। तब भारत कृषि प्रधान देश होगा। हर एक बच्चे को स्कूल के माध्यम से, ये प्रैक्टिकल के माध्यम से आना चाहिए। और ये इसलिए बोल रहा हूँ, पहले ऐसा होता था और अब बंद कर दिया, इसीलिए हर आदमी हर जगह हड़ताल कर रहा है, मारपीट कर रहा है, क्योंकि शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के लिए बनी। हर व्यक्ति को पढ़ लिया तो नौकरी, पढ़ लिया तो नौकरी, कहाँ से आएगी इतनी नौकरी भाई? तो पढ़ लिख करके हर काम में इच्छा अनुसार चुनाव, खेती सबके लिए निश्चित नियम बना करके कंपलसरी विषय बनाया जाए एग्रीकल्चर, और इसके बाद पशुपालन की ट्रेनिंग। हर काम जो बाहर होता है, कंप्यूटर से लेके कबड्डी तक, साइकिल रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर, मोटरसाइकिल रिपेयर, कार रिपेयर, पंचर, हेलीकॉप्टर तक रिपेयर, सारे विषय हों, इच्छा अनुसार स्टूडेंट्स अपना अपना चुनाव कर ले। पढ़ते समय ही जब वो 12वां पास करके निकले तो पूरे भारत में अगर 12वें स्तर की कोई भी परीक्षा हो रही है तो जो सिलेबस पढ़ा है अगर उसी में से पूछा जाए तो कोचिंग की आवश्यकता ख़त्म, लूटपाट ख़त्म। और वो 12वां पास करके निकले, MA करके निकले, PhD करके निकले, तो कोई साइकिल बनाने में एक्सपर्ट है, कोई मोटरसाइकिल बनाने में रुचि है, एक्सपर्ट है, कोई कार बनाने में एक्सपर्ट है, रुचि है, कोई हेलीकॉप्टर बनाने में रुचि एक्सपर्ट है, कोई ड्राइविंग में एक्सपर्ट है। यानी हर व्यक्ति स्किल के साथ निकलेगा। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमने स्किल कार्यक्रम चलाया है, जिसको सीखना आके सीखे। तो बुढ़वा तोता राम राम नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें। इसके बाद में शिक्षा भी आपकी कंप्लीट सुधर गई। अब इतना सुधार का आज मैंने सुझाव दिए हैं। इसी तरह से अगले हफ्ते तक
हमारे जो खास तौर के जो रायबरेली के पदाधिकारीगण हैं और पूरे भारत में जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, वो जो है कृपा करके जितनी समस्याएं वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही हल इस पृथ्वी पर है, उन समस्याओं की रूपरेखा ऐसे तैयार करें, अपने डायरी में इन बातों को लिखें और अपने वक्तव्य माननीय मीडिया प्रभारी तक पहुंचाएं, दीपक द्विवेदी जी तक, आशीष मिश्रा जी तक, जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी जी तक, अध्यात्म प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश अवस्थी जी तक, हमारे वकील साहब तक तथा हमारे अन्य बंधुओं तक, डॉक्टर ओपी त्रिवेदी तक ये सारी बातें पहुंचाएं। हमारे रायबरेली के सबसे बड़े कर्ता धर्ता अनुमोदित मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ के डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह तक इस हफ्ते को जब हम वीडियो कॉलिंग करें तो समझ में आना चाहिए कि हमारे हर जिला अध्यक्ष संबंधित विभाग ने कम से कम एक अध्ययन और पार्टी के बारे में विचार किया। और संकल्प लीजिए कि मीडिया प्रभारी तक अथवा जिला अध्यक्ष जी तक आपके वीडियोस और आपके सुझाव और किसको आपने जोड़ा ज़रूर पहुंचने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।